सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा की शुरुआत की जाएगी। इस बात का ऐलान पहले भी हम लोग कर चुके हैं और 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण हम करेंगे, इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करने जा रहा हूं तो इन तिरंगा शाखाओं से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन तिरंगा शाखाओं का उद्देश्य क्या है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और ये तिरंगा शाखाएं किस प्रकार से संचालित होंगी, इन तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का तिरंगा हर एक भारतीय की आन बान और शान की पहचान है। भारत का तिरंगा हम सब के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक है। इसलिए जितनी भी तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, शाखा की शुरुआत में हम सारे लोग तिरंगा सामने लगाकर जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे, तिरंगे को प्रणाम करके अपने शाखा की शुरुआत करेंगे। शाखा में सबसे पहली चर्चा जिस महापुरुष के विषय में हम लोग करने जा रहे हैं, 1 जुलाई को वो भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक सार्थक और अच्छी चर्चा पहली तिरंगा शाखा में, यानी कि 1 जुलाई को जो होने वाली तिरंगा शाखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दिन पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा होगी। लेकिन तिरंगे को नमन करने के बाद सबसे पहले भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, वो संविधान हमारा शाखा प्रमुख सभी मौजूद सदस्यों को पढ़कर सुनाएगा और साथ ही साथ सारे लोग उसके साथ उस संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम करेंगे। यानी हर तिरंगा शाखा में यह आवश्यक होगा कि शाखा की शुरुआत में भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारा शाखा प्रमुख पढ़ेगा और जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे वो उसको दोहराने का काम करेंगे। इसके बाद 10 मिनट का एक वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ उस शाखा में दिखाया जाएगा। उस 10 मिनट के वीडियो के बाद 20 मिनट तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में उस शाखा में चर्चा होगी। यह हो गया आधे घंटे का समय, यानी कि 30 मिनट का समय निकल गया। बाकी जो 30 मिनट का समय होगा उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर और अपने क्षेत्र में अगर कोई रचनात्मक कार्य शाखा के साथी सोचते हैं कि करना चाहिए, उसका निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां के मुद्दों पर चर्चा, और आप जिस लोकलिटी में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहां अगर कोई स्थानीय समस्या है तो उसके बारे में चर्चा, और उसको लेकर अगर आपकी कोई योजना बनती है तो उस पर काम कैसे करना है वो आपको तय करना है। अब किस प्रकार के रचनात्मक कार्य इसमें लिए जाएंगे?
गोमती सफाई का अभियान या नदी सफाई का अभियान या गंगा नदी की सफाई का अभियान, वृक्षारोपण का कार्य, आपके अपने क्षेत्र में श्रमदान, जहां कहीं भी गंदगी हो उसकी सफाई का काम। अगर आपके जनपद में, आपके नगर में या आपके गांव में किसी शहीद के स्थल पे या उनकी स्मृति में कोई स्मारक बना है तो उसके देख रेख, उसके रखरखाव, उसकी सफाई का अभियान। ब्लड डोनेशन एक बहुत पवित्र कार्य है। बहुत सारे लोगों को खून की आवश्यकता होती है, तो तिरंगा शाखा के जो सदस्य होंगे वो इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान जैसे पवित्र कार्य से भी वो जुड़ेंगे और रक्तदान के भी शिविर समय समय पर आयोजित किए जाएंगे तिरंगा शाखा की ओर से, जिससे कि लोगों की जीवन की रक्षा करने में उनकी भूमिका हो सके, तिरंगा शाखा मददगार साबित हो सके। अब 2-3 विषय मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। लोगों ने मुझसे कई बार सवाल पूछा, आप भी आरएसएस की तरह शाखा चला रहे हैं, आप भी आरएसएस की तरह शाखा चला रहे हैं। आरएसएस की शाखा में और हमारी शाखा में अंतर क्या है, यह देखने के लिए आपको 1 जुलाई तक प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन मैं 2-3 बिंदु बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी शाखा में जाति धर्म का कोई भेद नहीं होगा। हमारी शाखा में कोई लिंग भेद भी नहीं होगा। महिला पुरुष का कोई भेद नहीं होगा। महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी शाखा की सदस्य बन सकती हैं, जिसकी छूट आरएसएस की शाखा में नहीं है। आरएसएस कहती है हम देशभक्ति की बात करते हैं अपनी शाखा में। देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उस तिरंगे को आगे हम लगाकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और देश के महापुरुषों के विषय में चर्चा करेंगे। आरएसएस की शाखा में कोई तिरंगे का तो इस्तेमाल नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया इस देश के अंदर। माताएं बहनें उनकी शाखा में नहीं जाती। तीसरा, जब हम कहते हैं इसमें जाति का भेद नहीं होगा, तो साथ ही साथ यह भी प्रश्न उठता है कि 94 वर्षों में आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं बना। तो मेरा सवाल यह है कि आरएसएस की शाखा से इस शाखा को मत जोड़िए। यह सही मायनों में सच्चे देशभक्तों की शाखा है। यह तिरंगा शाखा राष्ट्र के, देश के तरक्की के विषय में, महापुरुषों के जीवन के बारे में चर्चा करके देश के मजबूती के लिए, देश के निर्माण के लिए कार्य करेगी। आज 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है तिरंगा शाखा की उत्तर प्रदेश में, और जिसमें कि ये 5 लोगों का संयोजक मंडल आगे तय करेगा कि इस तिरंगा शाखा को कैसे विस्तार देना है। हमारे साथी आशुतोष सेंगर जी, जो पहचान फाउंडेशन नाम की संस्था से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं शुरुआती दिनों से, और वो पहचान फाउंडेशन ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी देखरेख, उनको खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में इस पहचान संस्था के बच्चों ने वहां पर अवार्ड भी हासिल किया, वहां पर उनको पुरस्कृत भी किया गया। एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था से आशुतोष जी जुड़े हैं, जो अब इस तिरंगा शाखा के कोऑर्डिनेशन का काम उत्तर प्रदेश में देखेंगे। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, एमबीए की पढ़ाई की। हमारे साथ अभिषेक सुधीर जी, वो इस शाखा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, संयोजक मंडल में हैं। और इसमें इनके बारे में मैं बता दूं
कि इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ लंदन के उस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की जहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की थी। एलएलएम है, एलएलबी है, बैरिस्टर हैं। अभिषेक जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के दूसरे सदस्य हैं। हमारे साथी जनक प्रसाद जी हमारे तीसरे कमेटी के मेंबर हैं, जो कि मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हमारे चौथे साथी संदीप कुमार जी हैं। इनकी डिग्री इतनी ज़्यादा है जितनी किसी की उम्र होती है। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, एमसीए किया, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एमएस किया न्यू जर्सी यूएस से, अमेरिका से। इनकी भी शिक्षा दीक्षा उच्च कोटि की रही। अब इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। हमारे साथी ब्रजलाल लोधी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, माफ कीजिए, बीकॉम किया और एलएलबी किया। बीकॉम है, एलएलबी है, और ये हमारे 5वें सदस्य हैं। तो ये 5 हमारे प्रमुख साथी हैं जो इस तिरंगा शाखा के कार्य को उत्तर प्रदेश में विस्तार देंगे। आशुतोष सेंगर जी, अभिषेक सुधीर जी, जनक प्रसाद जी, संदीप कुमार जी, ब्रिजलाल लोधी जी, ये 5 हमारे सदस्य हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस शाखा से जुड़ना कैसे है आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8805328805 8805 32 8805 8805 328805। इस नंबर पर डायल करने से आप तिरंगा शाखा से जुड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप अपनी भूमिका रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 तक ऑप्शन आपके पास आएंगे और जो बटन आप दबाएंगे उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करने से। दूसरा, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जब आप जय हिंद लिख के मैसेज करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे, यानी कि 8805328805, इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे, जय हिंद का मैसेज भेजेंगे, तो जवाब में आपको वेबसाइट का लिंक आएगा और उस लिंक पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं, वो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। और आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं उसमें भी तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वो ऑप्शन भर सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार वेबसाइट दिखा दी जाए आप लोगों को तिरंगा शाखा की। लोगो ओपन करो, अपने तरफ कर लें। अब ठीक है, हाँ छोड़ दीजिए। और ये हमारे तिरंगा शाखा का लोगो है। तिरंगा शाखा का लोगो ये होगा। तो अब मैं, आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना मेरी इच्छा ये थी कि 2-2 मिनट हमारे साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके बाद आप अपने सवाल
इस तिरंगा शाखा को लेके जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आशुतोष जी, आप लोग इधर आ जाइए। संदीप जी इधर जाइए। अभिषेक जी आप इधर आ जाइए। नमस्कार सभी। मैं पहचान फाउंडेशन से जुड़ा। एक्चुअल में जब मैं शिक्षा अपनी ले रहा था उसी दौरान मैं देखता था, जब कभी भी जाता था रेड लाइट पे लोग आकर के मेरे सामने भीख मांगते थे। मेरी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन मन में एक विचार आया कि भारत क्या है। हम हिंदुस्तान को एक सीमा में बांध करके देखते हैं, जिसका बॉर्डर एक पाकिस्तान से लगा हुआ है, जिसका एक बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा पड़ोसी भी उस भारत का अंग है। वो लोग जो फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, वो लोग जो रेड लाइट पे हाथ फैला रहे हैं, वो भी भारत का एक अंग है। लेकिन हम उन लोगों को अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। हमने उन लोगों के लिए शिक्षा का एक मुहिम चलाई। हमने उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए एक जो नाम दिया पहचान, वो भी इस देश का एक अंग है, उनकी भी एक पहचान है। वो शिक्षा के माध्यम से हमने उनको पहचान देने का काम किया। हमने खेल के माध्यम से जो गरीब झुग्गी में पढ़ने वाली, जो झुग्गी में रहने वाले बच्चे थे, उनको मैंने ले करके एक फुटबॉल टीम बनाई मुंगेर बिहार में, और वो टीम यूनाइटेड नेशन का फाइनल मैच जीत के आई, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज स्कूल के छात्रों और छात्राओं ने हिस्सा लिया था। तो प्रतिभा की कमी नहीं है इस देश में। उस प्रतिभा को एकजुट करके हमने उनको एक पहचान देने का काम किया। और जैसे ही ये तिरंगा शाखा के बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि इसमें मुझे जुड़ करके कुछ देश के लिए काम करना है। मैं इससे जुड़ा, और निश्चित तौर पे जिस तरीके के आज के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। चारों तरफ नफ़रत है। आज हम तो अपना जीवन किसी तरह यापन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचें, एकांत में बैठ के सोचें कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे और उनके बच्चे क्या खुल करके इस देश में सांस ले पाएंगे। इतनी नफ़रत की आग जो चारों तरफ फैल रही है, उससे क्या खुल करके सांस ले पाएंगे। तो शायद आपको भी उस चीज़ को महसूस करके घुटन सी होने लगेगी। बस ये तिरंगा शाखा उसी घुटन को दूर करने के लिए, ऐसे लोगों को एकजुट करके इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए एक मुहिम है। मेरा आह्वान है पूरे देश के लोगों से, नफ़रत छोड़ करके आओ, हम लोग सब लोग मिलें, इस देश को इसकी खोई हुई पहचान देने का काम करें। जय हिंद। धन्यवाद संजय जी। संजय जी ने जैसे कहा था, मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ के बैरिस्टर एट लॉ की थी मैंने। जब हम हिंदुस्तान छोड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं पूछता कि क्या आप ब्राह्मण हैं या आप दलित हैं, हम सब जुड़ जाते हैं वहाँ, हम हिंदुस्तानी हैं वहाँ। और इस तिरंगा शाखा के पीछे मुझे लगता है संजय जी और आशु भाई ने जो कहा है, यही संदेश है कि पहले हिंदुस्तान के बारे में सोचे, हिंदू हिंदू मत करिए, हिंदुस्तान के बारे में सोचे। इस तिरंगा के पीछे एक कहानी है। पता नहीं इस कमरे में कितने लोगों को पता है कि हर एक रंग को चुनने में काफ़ी महीनों बहस हुई थी, चर्चा हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी उस कमेटी के हेड थे, उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बहुत सोच समझ के इन 3 रंगों को चुना है। सिर्फ एक रंग नहीं, 3 रंग। हर रंग के पीछे कहानी है। ये कहानी हम शाखाओं में बताएंगे।
आई थिंक थोड़ा अंग्रेजी में बोलता हूँ, एजुकेशन भी है, एनलाइटनमेंट भी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब वहाँ गए थे, किसी ने उनको नहीं कहा कि आप दलित हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कोलंबिया में PhD की थी, फर्स्ट दलित टू बिकम बैरिस्टर एट लॉ इन इंग्लैंड। वापस आए, यहाँ उनको अपने ही गांव में महाराष्ट्र में पानी भी पीने नहीं देते थे टंकी से। तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करना चाहते थे, महात्मा गांधी के बारे में बात करना चाहते थे। और आजकल ज़्यादातर मुझे लगता है गोडसे की चर्चा हो रही है, हमें गांधी जी की चर्चा करनी चाहिए। गांधी जी के जीवन के पीछे एक मैसेज था। वो अंग्रेजी में कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू बी। अगर आपको समाज में कुछ बदलाव लाना है तो वो बदलाव पहले आपके अंदर होनी चाहिए। और इस तिरंगा शाखा पे हम यही कोशिश है हमारी कि एक सोच में जो थोड़ी बदलाव आ चुकी है कुछ पिछले 8 सालों में, उसको फिर से हम बदलें और बताएं कि हमारा इतिहास जो है, हमारा हेरिटेज जो है, ट्रेडिशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो राष्ट्र है, ये हिंदुस्तानी राष्ट्र है। ये हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए एक राष्ट्र है, सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया संजय भाई। सभी प्रेस के साथियों को इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ कीजिए, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। मैं वैसे कई सालों तक देश के बाहर रहा और ये सोचता रहा कि हिंदुस्तान में हम लोग संविधान को और हमारी संस्कृति को उस तरह क्यों नहीं देखते जिस तरह दूसरे देशों में देखा जाता है। हमारे संविधान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, जो आज के न्यूज़ चैनलों पे बिल्कुल नहीं दिखती है। एक और चीज़ जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया वो ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक जगह ले ली है सबकी दुनिया में, सबके रोज़ के बातों में। तो उस वक्त जब ये अनाउंसमेंट हुई कि एक तिरंगा शाखा नाम का एक अभियान शुरू हो रहा है, मैंने तुरंत आशु जी से कनेक्शन किया। मैं चाहता हूँ कि तिरंगा शाखा एक ऐसा आउटलेट बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर एक आम आदमी आकर अपनी रोज़ की बातें कर सके, संविधान के बारे में सवाल पूछ सके और हमारी संस्कृति को लेकर के जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर ये सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सके। क्योंकि अगर ये नहीं की गई तो यह अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है। शुक्रिया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, जिन्होंने पहली बार एक बैकवर्ड को आरएसएस जैसी शाखा में एक काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं बैकवर्ड समाज से हूं, सामाजिक चिंतक हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, लखनऊ में हाईकोर्ट में वकालत की, इधर काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा और उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी माननीय सांसद जी ने मुझे मनोनीत किया था, तब से मैं पार्टी में हूं। मैं कक्षा 6 में मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया था। उसके बाद लगातार आरएसएस में रह करके मैंने ये देखा कि एक विशेष वर्ग को आरएसएस के प्रमुख स्थान पर रखा जाता है। आज तक अवसर नहीं दिया गया। आज आप देख लीजिए कि आरएसएस के जितने भी प्रमुख हुए हैं लगातार यूरेशियन ब्राह्मण हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बैकवर्ड और दलित समाज के लोग इनकी शाखाओं को बढ़ाने के लिए हैं? हमारे समाज के लोग, हमारे बैकवर्ड समाज के लोग, हमारे दलित समाज के लोग इस बात के लिए जरूर जोड़ लिए जाते हैं कि हम लोग जाकर के उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, लेकिन कभी हमें इस प्रकार का अवसर नहीं प्रदान किया जाता है कि हमको भी उन प्रमुख पदों पर बैठाया जाए। लखनऊ में जब मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था तो लखनऊ में जब प्रमुख बनने की बात आई तो मैंने इस बात का विरोध किया कि क्यों ना दलित और बैकवर्ड को, मैं भी लंबे समय से आपके साथ काम कर रहा हूं, हम लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसी बात को लेकर के वहां के प्रमुख ने हमको बाहर निकाल दिया, कहा आपकी आवश्यकता नहीं है। आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने एक विचारधारा पर काम किया है और वो विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा। और राष्ट्रवादी विचारधारा इस देश में तभी खड़ी हो सकती है
जब हम इस देश के सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। हिंदूवाद के नाम पर, मुसलमान के वाद कर नाम पर इस देश को बांटा जा रहा है। क्या इस देश से मुसलमान को भगाया जा सकता है? मैं भी हिंदू हूं, लेकिन क्या हिंदूवाद के नाम पर इस समाज में नफरत फैलाने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी आज इसी विचारधारा को लेकर के चल रही है। जहां तक रही राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रवाद की विचारधारा को सबसे पहले माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बना करके और इस विचारधारा को ला करके देश में खड़ा करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी नकल कर रही है, लेकिन नकल ठीक से नहीं कर पा रही है। उसका नकल करने का सिर्फ इतना मकसद है कि इस देश में बैकवर्ड को हिंदू कह करके एक नफरत का बीज बोया जाए। चुनाव के समय जब चुनाव आ जाता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, अभी चुनाव खत्म हो जाए तो हम दलित और बैकवर्ड हो जाते हैं। हमें जातिवाद में बांट दिया जाता है। यह विचारधारा इस देश में कब तक और कब तक इस नफरत की आंधी में हम लोग झोंके जाते रहेंगे? इस देश में पहली बार माननीय केजरीवाल जी ने, माननीय संजय सिंह जी ने एक राष्ट्रवादी विचारधारा को इस देश में पनपने का अवसर प्रदान किया है और उससे मुझे जोड़ा है। निश्चित रूप से इस विचारधारा को लेकर के उत्तर प्रदेश में उतरूंगा, घर घर गांव गांव इस विचारधारा को लेकर काम करूंगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको जय हिंद। जनक प्रसाद जी। जनक जी बोल रहे बस। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा माननीय संजय सिंह जी ने। हमारे प्रभारी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। एक दर्द लेके इस पार्टी में हम आए थे। वो दर्द ये था कि जो बाबा साहब ने समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 दिया था, क्या 70 सालों में उस पर काम हुआ है? क्या प्रश्न यहाँ पे है। अरविंद जी ने एक बात कही थी, वो मेरे दिल में घर कर गई है और उसी लिए सारा काम छोड़ के हम इसमें लगे हुए हैं। अगर मेरी बात से सहमत पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे कि ये देश विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश का एक एक नागरिक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और मुफ्त एजुकेशन पाएगा, तब ये देश विश्व गुरु बनेगा। वो विश्व गुरु बनने के रास्ते में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने संजय भैया का कि उन्होंने ये पहला मील का पत्थर रखा है। और वास्तव में विश्व गुरु तभी बनेगा हमारा देश जब इस देश में समानता का अधिकार आएगा। अगड़ा पिछड़ा गरीब मजदूर किसान सबका बच्चा अच्छी एजुकेशन पाएगा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है और उस पर काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। तो सबकी बात अभी आ गई साथियों की। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है पिछले दिनों कि 500 तिरंगा पूरे दिल्ली में 15 अगस्त तक लगाया जाएगा और हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम हमारी पार्टी, हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल दिल्ली में भी हो रही है तिरंगे के सम्मान में, जिसकी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। भैया 5 लाख से तिरंगे लगेंगे? 500 115 फीट ऊंचाई के।